मैं क्लास 12th में हूँ। बहुत सारे बैकलॉग है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। टेस्ट भी नहीं दे पाता हूँ। भैया मेरी कोचिंग में सिलेबस 15 फरवरी तक होगा और अगर जेईई मेन जनवरी में हुआ तो सिलेबस इनकम्प्लीट रहेगा। तो मैं सिलेबस चेंज से पहले कैसे कंप्लीट करूँ अच्छे से। टाइम बहुत कम है भैया, मैं क्लास 12th में हूँ, क्लास 11 बेस्ट है और मैं अब सेल्फ से जेईई की प्रिपरेशन कैसे करूँ। और स्कूल भी जाना पड़ता है, स्कूल ज़रूरी है, गवर्नमेंट है और सितंबर भी है। नहीं ज़्यादा वेरी फ्यू कमेंट्स जो कि मैंने चैनल से उठाए हुए हैं। सो नाउ आई विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी जो कि आप इस तरह के बहुत सारे डाउट और कन्फ्यूजन को बिल्कुल ही दूर कर रही होगी। और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आई 100% श्योर कि आप लोगों को इस तरह के डाउट नहीं आ रहे होंगे। हेलो 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 हेलो, ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को 2 दिन रिसर्च करनी पड़ी है कि आप लोगों को कौन सी स्ट्रेटजी देनी है, कैसे आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे जिससे आपका मैक्सिमम आउटपुट आ रहा होगा। अंडरस्टैंड? तो आपको ये वीडियो टिल द एंड देखना है। स्पीड चाहे आप लोग 1.5 या 2x की स्पीड में देख लेना और हर चीज़ का मैंने टाइम स्टैम्प नीचे दे दिया है। जो पार्ट आपको लगे कि ये पार्ट स्किप कर सकता हूँ, इस पार्ट की मेरे को जरूरत नहीं है, तो वो पार्ट आप लोग स्किप कर दो। बट वीडियो को टिल द एंड देखना है क्योंकि मैंने एंड में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट, टाइम टेबल और किस चैप्टर को कितने टाइम के अंदर करना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो वीडियो को टिल द एंड देखना ही देखना है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर जेईई प्लस बोर्ड। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास टाइम कितना है, आपका कब बोर्ड हो रहा होगा, कब आपका जेईई मेन एग्जाम हो रहा होगा, उसकी बात कर लेते हैं। उसके हिसाब से हम आपको स्ट्रेटजी बता रहे होंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका जो सेकंड अटेम्प्ट हो रहा होगा जेईई मेन का, वो आपका अप्रैल में हो रहा होगा। तो आपके को सेकंड अटेम्प्ट देने के लिए आपके पास इतना टाइम है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब देखो आपका यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा होगा, ठीक है ना, जेईई मेन का। जेईई मेन यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे होने वाला है फरवरी में, जैसा कि आप न्यूज़ आ रही है कि 15 फरवरी से आपके 15 के अराउंड आपके बोर्ड के एग्जाम हो रहे होंगे। उसके बाद मार्च अप्रैल में आपका सेकंड अटेम्प्ट हो रहा होगा। तो आपको जो तैयारी करनी है ना, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप बोर्ड दे रहे होगे। उसके बाद मार्च और अप्रैल में एग्जाम हो रहा होगा। सो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका क्लास 11 बिल्कुल बर्बाद है, जो कि आप लोगों को कमेंट दिख रहा होगा, सामने मैंने रख दिया है, जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है। 12 भी उनका हाफ बर्बाद चला गया है। तो उनको क्या करना है, तो उनको कभी भी इस वाले पे अटेम्प्ट पे फोकस ही नहीं करना है, जनवरी वाले के फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करना ही नहीं करना है। उनको सबसे पहले जो अपना जो 15 फेब को जो आपका एग्जाम होगा बोर्ड पे, ठीक है ना, इसके साथ साथ आपको इस वाले यहाँ पे जो सेकंड अटेम्प्ट आपका हो रहा होगा, सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है ना, इस पे फोकस करना है। अब वो कैसे फोकस करना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो हम बताते रहेंगे। बट अब यहाँ पे इस पे किसको फोकस करना है, इस पे उन सभी बच्चों को फोकस करना है जिनका 12th अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। 12th में बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं है, 11th का बैकलॉग है उसकी चिंता मत करो, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा कैसे आपको कवर करना है। बट जिनका 12th अच्छा चल रहा है तो उनको इस पे बहुत ही फोकस करना है, बहुत ही अधिक फोकस करना है। यहाँ पर उन्हें कम से कम 95 परसेंटाइल लानी है अपने जेईई मेन की एग्जाम। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इतनी तो लानी ही लानी है आपको है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करना है, किस टाइप के बच्चों को सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पीडब्ल्यू के बारे में। पीडब्ल्यू इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। पीडब्ल्यू से हर साल हजारों बच्चे स्टडी करके मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। 2021 में 16,000 स्टूडेंट ने पीडब्ल्यू के थ्रू जेईई क्वालिफाई किया था। पीडब्ल्यू का मिशन है कि इंडिया के हर सिटी, स्मॉल टाउन और विलेजेस में रहने वाले बच्चों तक एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। जो बच्चे अपने आप को 2023 में एक इंजीनियर बनता हुआ देखना चाहते हैं, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए पीडब्ल्यू ने लॉन्च किया प्रयास 3.0। और ये प्रयास 3.0 अभी तक जितने भी बैच पीडब्ल्यू पे आए हैं उन सभी बैच से अलग है। अलग इसलिए क्योंकि यदि आप लोग प्रयास 3.0 ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को प्रयास 2.0 और प्रयास 1.0 का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा होगा। और इस कोर्स में आप लोगों को वीक में 6 डे क्लास हो रही होंगी। पर डे आपकी 3 क्लासेस हो रही होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, और पर क्लास 2 आवर की हो रही होगी। और आप लोगों को इस कोर्स में आप लोगों को टीपीपी मिल रही होगी, प्लस आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल रहा होगा, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही होगी और एनसीईआरटी वीडियो सोल्यूशन और आपके पीवाईक्यू भी सॉल्व कराए जा रहे होंगे। अब यदि आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए। हमारा कोड है SAN150 लगाना बिल्कुल मत भूलना। और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा PWPGF 2.0 के बारे में। PWPGF 2.0 क्या है, ये एक ऑफर चल रहा है अभी आप सब के लिए। इस ऑफर के थ्रू आप लोगों को जो भी जितने भी कोर्सेस हैं पीडब्ल्यू पे उन सब में हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर मैंने दे रखा है कि किस कोर्स में कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी से जाइए आप लोग ज्वाइन कीजिए। और ये जो ऑफर है ना 2 अक्टूबर तक ही वैलिड, उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं होगा। और जिस भी कोर्स की जो भी ओरिजिनल प्राइस है उस प्राइस में आप लोगों को कोर्सेस मिल रही होंगे। तो जल्दी से जाइए कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हमारा कोड है SAN150, बिल्कुल भी लगाना मत भूलना।
इससे आप लोगों को 150 पॉइंट्स का डिस्काउंट मिल रहा होगा। सो ऑल द बेस्ट, वीडियो को अपने करते हैं कंटिन्यू। तो चलिए अभी बात करते हैं अपनी फाइनल स्ट्रेटजी की कि आप लोगों की फाइनल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जेईई 2023 के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की स्ट्रेटजी, क्योंकि मैथ बहुत से बच्चों की वीक होती है और बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। अभी आप लोगों को बहुत सिंपल लगेगी, बहुत ही आसानी से आप लोग मैथ में भी स्कोर कर रहे होंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर पूरा मैथ के जितने भी चैप्टर्स हैं सब कुछ यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कौन से कितने करने कैसे करने वो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पे 3 चैप्टर ये लिखे हुए, सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स और एक लास्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर इनकी नंबरिंग कर देते हैं। तो 1 2 13 14, ठीक है ना। नंबरिंग मैंने कर दी है। आप देखो आपको 1 2 3 1 2 3 ये नोट डाउन करना है आपको, 1 2 3 प्लस 14, ठीक है ना। ये चैप्टर आपको सबसे पहले करने क्योंकि ये बेसिक है, ये आपको आने ही चाहिए। उसके बाद आपको पीएनसी समझ नहीं आया, छोड़ो। और बायनोमियल थ्योरम क्लास 11 में पढ़ी थी, अच्छी बात है, समझ आई थी, बहुत अच्छी बात है। अभी भी याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है, नहीं समझ आई थी, छोड़ दो इसे भी। सीक्वेंस सीरीज पढ़ी थी, समझ में आई थी, अच्छी थी तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे भी छोड़ दो तुम। इंपॉर्टेंट इतना है बट अभी के लिए हम इसे छोड़ दें, ठीक है। उसके आपको कहने ये तो आपको पहले सबसे पहले कहने 4 चैप्टर। उसके बाद आपको यहाँ से लगाकर यहाँ तक लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर आप वेक्टर 3D प्लस एरिया अंडर द कर्व जो कि आपको इसी में आ जाता है। तो आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे होंगे यदि आपका ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, देन बहुत अच्छी बात है। आपको कब कैसे करना है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो जिन बच्चों का सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है, जिनका बैकलॉग नहीं है उनको सब करना है। बट जिनका बैकलॉग है उन्हें सिर्फ इतने कर लो कि स्टार्टिंग के ये 3 और प्लस ये वाला 4 चैप्टर कर लो, उसके बाद आप ये वाले कर लो, बस। इससे अधिक आपको करने की अभी जरूरत है नहीं। यदि आपको लगता है मैं अधिक कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा अच्छा नहीं हो पाएगा, मेरा 11 बर्बाद है, 12 बर्बाद है, भाई इतने कर लो, इतने तो कर पाओगे ना। यदि ये भी नहीं कर पाओगे तो मेरे को बता दो। और जिनका सब कुछ सही चला तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए, तो उनको तो ये सबसे पहले करना है। उसके बाद जब आप पीएनसी करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी करोगे, साथ में पीएनसी के साथ प्रोबेबिलिटी करना है, बायनोमियल थ्योरम के साथ सीक्वेंस सीरीज करना है, ठीक है ना। इसे कट नहीं करना है, अभी बात करते हैं करने की, ठीक है ना। इनको एक साथ करने हैं। अब बात करते हैं यार इसको ले लेते हैं यार, डिस्टर तो मैंने लाया नहीं हूँ, भूल गया, ठीक है। आपको जब ये यहाँ पे करोगे ना तो आपको यहाँ तक ये लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस एरिया अंडर द कर्व, ये आपको क्या करना है, एक साथ करने हैं, एक साथ ये वाले चैप्टर करने हैं। जब आप लोग ये कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन कर रहे हो, तो आप कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री साथ में करोगे, ये वाले एक साथ करने हैं, ठीक है ना। और वेक्टर 3D एक साथ, मैंने बताया पीएनसी और प्रोबेबिलिटी एक साथ करनी है। तो ये आपको ऐसे करना है, अंडरस्टैंड। अभी बात करेंगे कि आपको इसको और अच्छे से कैसे करना है, इसमें आप कब कैसा प्लान बनाना है उसके बाद में कर लेंगे। बट इसी तरह आप लोगों को मैं पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में बता देता हूँ। तो सेम मैथ की तरह ये सारे रहे फिजिक्स के सारे चैप्टर, और इनको कैसे किस ऑर्डर में फॉलो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, ठीक है ना। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा पूरा, मैं लिख के, ठीक है ना, आपको दे दूंगा। तो नीचे पीछे से लास्ट के वीडियो के लास्ट से आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बट अभी क्या मैं समझा दूँ कि कौन सा चैप्टर कब और कैसे करना है, अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, कि आपके 19 चैप्टर यहाँ पे हैं, ठीक है ना। अब इनमें से कौन सा चैप्टर कब और कैसे करना है, देखो आपको स्टैटिक के 5 चैप्टर, 1 से लाकर 5 तक, ये आपको एक साथ करना है, ठीक है ना। जब भी आप मैकेनिक्स करने जाओ तो ये पूरी मैकेनिक्स है, ठीक है ना, मोस्टली यही है। उसके यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत है, यहाँ पे एक मैंने चैप्टर छोड़ दिया है, सेंटर ऑफ मास, जो कि आप लोग इसके साथ कर लोगे, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस चैप्टर में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ही दिक्कत हो रही है, ये चैप्टर समझ ही नहीं आ रहा होगा और नहीं समझ आया होगा। तो आप यदि 4 चैप्टर भी कर लेते हो ना, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये चैप्टर तुम छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है ना। इस समझ नहीं आया तो छोड़ दो। अब हम बात करेंगे कि जो बच्चे जिनका 11 बर्बाद है या 12th वैसा है तो उन्हें क्या करना है, उन्हें बता देंगे। पहले बता देते हैं जिनका सब कुछ नॉर्मल चला, सब सही चला, तो उन्हें क्या करना है। अब देखो, अब ग्रेविटेशन और आपका आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसके और इसके कॉन्सेप्ट बहुत सारे सिमिलर मिलते हैं, बहुत चीज़ें मिलती जुलती हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, M1 M2 होता है, यहाँ पे क्या होता है, मास होता है, यहाँ पे चार्ज होता है, तो सिमिलर होता है। तो तुम क्या करोगे, 6 और 11, ठीक है ना, 6 और 11 ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर एक साथ करें। जब भी आप ये करने जाओ ग्रेविटेशन, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक करना ही करना, चाहे रिवीजन कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये करते ही रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो, अब आ जाओ यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो यदि आप अभी छोड़ना चाहते हो बिल्कुल छोड़ दो यार, कोई ज़रूरत नहीं भी करने की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी के लिए छोड़ दो। उसके बाद जब भी आप थर्मोडायनेमिक करो, ठीक है, थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसी में आपका हीट ट्रांसफर और सारी चीज़ें आ जाती हैं यहीं पे। तो आप 8, ठीक है ना, 8
9 और आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है 12, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपको एक साथ करना है। आप लोगों को भैया आप ये थर्मोडायनामिक और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को करंट से कैसे रिलेट कर सकते हो, तो यहीं पे एक पोर्शन आता है हीट ट्रांसफर का, ठीक है ना। और हीट ट्रांसफर करंट इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी अधिक सिमिलर होता है, वहाँ पे भी रेजिस्टेंस होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, रेजिस्टेंस हीट वाला होता है, आपको उसमें चेंज करना पड़ता है। काफ़ी ईजी, यदि आप लोग यहाँ पे समझ आ गए ना हीट ट्रांसफर, तो यहाँ पर आपकी हेल्प हो जाएगी। यदि आपको ये समझ आ गया तो यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। तो ये वाले चैप्टर आप लोग एक साथ करो, बहुत ही आपकी हेल्प कर रहे होंगे। यदि आप सेपरेट भी करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड वेव, अब यदि आपको अभी नहीं पढ़ा है अभी तक तो आपको समझ भी नहीं आया, छोड़ो, कोई जरूरत नहीं, ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं इन चैप्टर्स की, क्योंकि यहाँ पर इतना आ नहीं पाए तो मैंने यहाँ लिख दिया। ये आपको एक साथ करने, ये 3 चैप्टर आपको एक साथ करने, क्योंकि ये तीनों चैप्टर 3 के 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, ठीक है ना, ये एक साथ आपको करने। ये 3 चैप्टर आपको एक साथ करने। उसके बाद ऑप्टिक्स आप यदि आपको समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना है, कैसे करना ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स समझ भी नहीं आ रही, छोड़ो, अभी के लिए छोड़ो, ठीक है ना, लास्ट में कर लेना, ये लास्ट में कर लेना, ठीक है ना। अब उसके बाद जब आप ये करो ना तो आपको ये सारे चैप्टर 17, 18 और 19, ठीक है ना, ये आपको एक साथ करना है। जैसे कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई, और आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इसी में आ जाता है। तो आपको ये सारे चैप्टर एक साथ करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत ईजी है, आप लोग इसके साथ कर लेना, ठीक है ना। ऑप्टिक्स वो भी अब देखो, अब मैं बताया था रोटेशन एंड ऑप्टिक्स, तो ये आपको लास्ट में कर लेना है। कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, बहुत चीज़ें, ये वाला थोड़ी डिफिकल्ट है, समझ नहीं आया तो 2-4 बार करोगे हो जाएगा, बट ये वाला आप लास्ट में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, कैसे देना है, या किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, इस वाले सेक्शन को कितना टाइम देना है, इस वाले सेक्शन को कितना टाइम देना है, इसको कितना टाइम देना है, इसको कितना टाइम देना है, वो आप मैंने बोला ना, आपको वीडियो के लास्ट में सब कुछ अच्छे से बिल्कुल चैप्टर वाइज परोसा हुआ मिल जाएगा। बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है बस, ठीक है ना। बट लास्ट में दे रखा होगा, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ में दे दूँगा। लास्ट मैथ और फिजिक्स के बाद अब बात करते हैं केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस की, कौन सा चैप्टर किसके साथ कैसे करना है, कौन सा चैप्टर किससे रिलेट करता है, उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो सब आपको वीडियो के एंड में आपको एक PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, या आपको एक फोटो फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जो आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे समझ लो कि कौन सा चैप्टर किससे लिंक करता है और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। तो देखो, आपको सबसे पहला चैप्टर भाई ये तो आना ही चाहिए आपको, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको ये आना चाहिए। प्लस आपको यदि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी कहीं थोड़ा बहुत इसका यूज हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, बहुत ही नहीं होता है। उसके बाद आपको स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना। ये सारे चैप्टर, इसमें से कौन कौन से चैप्टर इंटरलिंक है उनकी बात करते हैं, और तो सारे चैप्टर इंडिपेंडेंट ही हैं। तो ये तो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करना कंपलसरी है, आप केमिस्ट्री स्टार्ट करो उससे पहले ही। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, आराम से चाहे कोई भी कर लो, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग आपको इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हो ना, उससे पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग जरूर करना है, प्लस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये पूरा चैप्टर ये वाला, ठीक है ना। जितने अच्छे से ये करोगे उतने अच्छे से आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक समझ आ रही होगी। देन केमिकल थर्मोडायनामिक बिल्कुल डिफरेंट है, सॉल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट है। इक्विलिब्रियम 2 होते हैं, आयनिक और केमिकल। आप एक, यदि आपको एक समझ आ रहा है एक कर लो, केमिकल समझ आ रहा है, आयनिक समझ आ रहा है, कोई भी एक समझ आ रहा है एक कर लो। उसका रिडॉक्स रिएक्शन आप जब भी करना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ करना, ठीक है ना। ऐसा मत करना पहले ये कर ले उसके बाद ये कभी बाद में करें, नहीं, ये करना साथ साथ ये कर लेना। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। सरफेस केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। जब भी आप चाहो तब कर सकते हो। इनकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट कब कैसे करना है, ठीक है, वो हम आपको लास्ट में दे देंगे, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए समझते हैं। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ। तो इनऑर्गेनिक में आपका सबसे पहला चैप्टर ये रहेगा, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड। उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है ना। यदि हाइड्रोजन नहीं भी कर पा रहे हो, लगता है बहुत डिफिकल्ट, समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, छोड़ो, जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है ना। बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं यस ब्लॉक। यस ब्लॉक थोड़ी चीज़ें ईजी है, ठीक है ना, आप रख लोगे बहुत ही आसानी से, एक दिन के अंदर कर सकते हो। पी ब्लॉक में टाइम लग सकता है क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, तो टाइम लगेगा। DF ब्लॉक आपको एक दिन के अंदर रख लोगे, समझ जाओगे, एक दिन बहुत है इसके लिए, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। भाई सबसे इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट इसको तभी करना जब आपके थोड़े इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, बट इतना भी जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बाद में करना, बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप इसे सेपरेट भी स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं GOC की, तो देखो, और हाँ, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में जब भी आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जाओ तो एक बात का ध्यान रखना कि आपकी GOC अच्छी होनी चाहिए। जब तक आपकी GOC स्ट्रांग ना हो तब तक प्लीज़ आगे मत बढ़ना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन GOC से ही आपके बन जाएंगे। यदि आपने GOC स्ट्रांग कर ली, आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग है, आपको JMN के एग्जाम में दिक्कत नहीं हो रही होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्वेश्चन बनाने में। उससे हाइड्रोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट है इंपॉर्टेंट, बट बहुत अधिक नहीं है तो जरूर, ठीक है ना। बट उसके बाद आपको यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा ये वाला ऑर्गेनिक हाइड्रोजन वाला और ऑक्सीजन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं। जीओसी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 से 4 चैप्टर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन से है इंपॉर्टेंट, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनकी बात कभी बाद में कर लेंगे जब सेपरेट ऑर्गेनिक की बात कर रहे हो कि ऑर्गेनिक में किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जब लोग बोलोगे तो हम बना देंगे वीडियो, ठीक है ना, कि ऑर्गेनिक में कौन कौन से टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है जो कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती से बोलते इंपॉर्टेंट की बात मैं बोलना चाह रहा था। पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल्स की जब दिल करे तब कर लें, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले भी कर लोगे, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, अच्छे से क्वेश्चन बना के आ रहे होंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात अभी कर लें या नहीं, बाद में बात करते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो को। लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और पर चैप्टर के आगे आपको लिखा होगा कि इतना टाइम आपको देना है। सब कुछ पूरी चीज़ें मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूँगा, अदरवाइज नीचे PDF में प्रोवाइड करा दूँगा, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगा। बट यहाँ पे मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। तो हम सिलेबस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात कर चुके हैं, कौन सा चैप्टर किस चैप्टर के साथ लिंक करता है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बारे में वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, कोई ना चलता है, ठीक है ना, आपको पूरा देख लेना। अब बात करते हैं फाइनल स्ट्रेटजी की, कि जिन बच्चों का 11th बिल्कुल बर्बाद है, समझ नहीं आया है कि करना क्या है, कैसे करना है, 12th भी आधा उनका बर्बाद चला गया है, तो अभी उन्हें क्या करना है। और जिन बच्चों का 11th बर्बाद है, 12th सही है तो उन्हें क्या करना है, जिनका 11th 12th दोनों सही है तो उन्हें क्या करना है। देखो, जिनका 11th और 12th दोनों सही है, तो मैंने जो आपको बताया है चैप्टर्स के बारे में, वैसे उसी सीक्वेंस में आप सारे चैप्टर कर लो। जिनका सब कुछ सही चल रहा है, जिनका 11th बर्बाद है, तो उन्हें क्या करना है, जो मैंने 12th वाले चैप्टर जितने भी बताए हुए हैं ना, जो भी आपके हैं, तो आपको अपने 12th वाले चैप्टर्स पे फोकस कर लेना है। जो चैप्टर मैंने जिस सीक्वेंस में बताए हुए हैं कि इस सीक्वेंस में ऐसे ऐसे हैं, इनका इसके साथ लिंक है, उसी सीक्वेंस में आप लोग कर लो, बहुत अच्छा रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, ठीक है ना। यदि आप इसी सीक्वेंस में करोगे तो आपको दिक्कत कहीं पर भी नहीं हो रही होगी और सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं जिनका 11th और 12th दोनों बर्बाद है, तो उनका तो मेन फोकस ये रहेगा यार, 12th पे अपना बोर्ड पे अधिक फोकस करो, ठीक है ना, बहुत अधिक आपको बोर्ड पे फोकस करना है। आपको जब लगने लगे कि यार भैया बोर्ड मेरा हो रहा है, अच्छे से जा रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है ना, उस दिन से आप लोग जेईई के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है ना, पहले ड्रॉप ले लेना। बट यदि आपको लगता है नहीं भैया मेरे को अभी साथ साथ पढ़ाई करनी है, तो आप एक काम करो, आपका मेन फोकस बोर्ड रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में आपको अच्छे स्कोर करना है। बट साथ साथ ही आप लोगों को जो 12th के चैप्टर्स हैं ना, जो भी चैप्टर आप पढ़ो उसके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आप पढ़ के रखो, स्ट्रॉन्ग करके रखो, बेसिक क्वेश्चन लगा के रखो, या एनसीईआरटी पूरी अच्छे से करके रखो, ठीक है ना। उसके बाद जब भी आपको मन करे कि और क्वेश्चन लगाएं तो PYQ क्वेश्चन लगाते रहो, यानी कि आपको एनसीईआरटी पूरी अच्छे से करनी है, प्लस आपको जेईई के लिए पढ़ना लग रहा है तो PYQ करते रहो। इतना ही आपको पर चैप्टर के लिए करते रहना है। 12th का ही करो, 11th की करने का ट्राई मत करो, क्योंकि आपका 12th ऑलरेडी थोड़ा बहुत बर्बाद चल रहा है, और पूरा बर्बाद करोगे 11th करने जाओगे तो, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि आप 12th को बहुत अच्छे से करके अच्छे मार्क्स ला के। बट हाँ, मैं अभी एक बच्चे से बात कर रहा था, ठीक है, तो उसके क्लास 12 में 86% मार्क्स थे। बट जब मैंने उससे बात की ना, तो उसने मेरे को बताया भैया मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मेरे तो को क्लास 12 की चीज़ें ही समझ नहीं आई थी, बट मेरे 86 आ गए, क्योंकि मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें अच्छे हो गए थे, और जो फर्स्ट टर्म हुए थे ना लास्ट में, टर्म 1 टर्म 2, तो उसने बोला भैया मैं सेकंड टर्म में अच्छा हो गया, फर्स्ट टर्म में भी अच्छा हो गया, जिससे मेरे मार्क्स आ गए थे, और मेरे को इतना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। स्कूल लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका अच्छा आ जाएगा, 90 95 प्लस CBSE में लाना मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। बट आपका मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को स्कोर कितना चाहिए, 80 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, बहुत इनफ है। बट आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपको जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, उसके आप बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन लगाए हुए होने चाहिए, और JEE के भी आप क्वेश्चन ट्राई किए होने चाहिए, सॉल्व हुए हो या ना हुए, बट ट्राई आपने किए हुए हों, अंडरस्टैंड। तो ये आप लोगों को फॉलो करना है, और इस तरह से आप लोग फॉलो कर लिया, आपको अधिक मत सोचो, बस इस पर स्टिक रहो, यही करते रहो। आपको वीडियो के एंड में 3 चीज़ें मिल रही होगी। पहली, आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कब कैसे कितने दिनों के अंदर करने हैं वो आपको मिल रहा होगा, साथ ही साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम टेबल आपको मिल रहा होगा, जो कि आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। मैं बताऊंगा कुछ भी नहीं, डायरेक्ट एक फ़ोटो लगा दूंगा, उसके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है बस, ठीक है ना। अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप से भी उठा सकते हो आपको, और मैं भी बताऊंगा कि यूट्यूब चैनल कौन कौन से फॉलो करने, बताऊँ या रहने दूँ। चलिए छोड़ते हैं, यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता इतनी नीड पड़ेगी यूट्यूब चैनल की, आपको सब पता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज के जगह पे आप लोग NTA टेस्ट अभ्यास का ऐप है, अच्छे से कर लो उसे ही फॉलो करते रहो। जिनके सब कुछ सही चल रहा है तो वो अपना अभी से हर हफ्ते एक टेस्ट देते रहे NTA अभ्यास टेस्ट से। जिनका 11th बर्बाद है, 12th सही चल रहा है तो थोड़ा भी रुक जाओ, 12th थोड़ा और अच्छा कर लो,
60% से अधिक आपको 12th हो जाए, फिर आप पेपर देना स्टार्ट कर देना। और जिनका 12th बर्बाद चल रहा है, ठीक है ना, वो अपने 12th पे फोकस कर रहे हैं, तो उस पर करो। आपको टेस्ट देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप बोर्ड लेवल के मॉक टेस्ट लगाते रहो, वही करते रहो। जेई पे अभी मत फोकस करो, क्योंकि आपको 12th वैसे ही बर्बाद है, फिर जेई वैसे ही बर्बाद है, जेई में वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, अंडरस्टैंड। और मैं आपको ये बताने वाला था कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इन बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट पे और इनको सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट वीडियो हम और भी डिटेल वे में बना देंगे और आपको समझ आ जाएगा। अदरवाइज हम एक लाइव सेशन ले रहे होंगे, तो आप लोग बता दो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, समझ आया, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में।